हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम लोग कल तक हम लोगों ने सीखा था सीएनएस के बारे में। कंप्लीट सीएनएस हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनीमिया से। अब एनीमिया क्या होता है? सो एनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, सो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। अब आयरन की डेफिशिएंसी कैसी होती है? ओके, सो इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले तो आपका खाना बराबर नहीं होना। ठीक है, बराबर आपका जो आप खाना खा रहे हैं वो बराबर ब्लड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, और आयरन की डेफिशिएंसी क्या होता है? आयरन क्या करता है एक्चुअली? ब्लड में आयरन क्या करता है? तो आयरन जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। एक्चुअली नॉट आयरन, आरबीसी। हमारा आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, सो आरबीसी बनाने के लिए ये आयरन का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में देख लेते हैं पहले कि आरबीसी। So RBC is used for carrying oxygen. ठीक है, कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद में आरबीसी और क्या करता है? आरबीसी आपका आरबीसी सिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आरबीसी सिंथेसिस मतलब आरबीसी बनाने के लिए। सो आरबीसी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है आपके लिए? सो आपके लिए ज़रूरी है विटामिन B9, विटामिन B12, कॉपर and magnesium, whereas copper is important for absorption of iron. ठीक है, सो कॉपर जो रहेगा वो आपका एब्जॉर्प्शन करने में काम आएगा आयरन को, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर होगा नहीं तो फिर से वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B9। तो B9 का अगर डेफिशिएंसी होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी को हम लोग बोलेंगे पर्निशियस एनीमिया। अगर आपको विटामिन B9 यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर प्रॉब्लम होता है, सो वो विटामिन B12 से आपका ट्रीट हो सकता है। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैन बी treated by B9 and B12. ओके, बट अगर पर्निशियस एनीमिया का प्रॉब्लम होता है तो इसको सिर्फ B12 ही ट्रीट कर सकता है। कैन बी ट्रीटेड विथ ओनली विटामिन B12। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? सो विटामिन B12 और B9 डेफिशिएंसी क्या है और किस किस से ट्रीट करते हैं उसे। उसके बाद में हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया। सो इसमें कौन सा टाइप है? इसमें दो टाइप है, एप्लास्टिक एनीमिया और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। ये पहला साइड है। और सेकेंड है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हम लोग। एप्लास्टिक एनीमिया और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, ये हम लोग किसको बोलते हैं? सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका इम्यूनो सप्रेसेंट या फिर बोन मैरो सप्रेसेंट में की वजह से ये होता है, तो आपका खून इसलिए नहीं बनता है। सो दिस इज ड्यू टू बोन मैरो सप्रेसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल जो हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पे? इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये है अप्लास्टिक। और सेकंड आएगा आपका हीमोलाइटिक एनीमिया। सो हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? ये होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं
अगर प्री मैच्योर आरबीसी होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्री मैच्योर आरबीसी। प्री मैच्योर आरबीसी को हम लोग बोलेंगे रेटिक्यूलोसाइट, ठीक है। वैसे तो आरबीसी 100 से 120 डेज जिंदा रहता है, ओके, आर लाइफ, ठीक है, मतलब 100 से 120 डेज उसको वो रहता ही जिंदा, ठीक है। बट जब प्रीमेच्योर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 50 to 60 डेज ही जिंदा रहेगा सिर्फ। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये 50 to 60 डेज ही सिर्फ जिंदा रहेगा तो इसकी वजह से क्या आएगा, ये ब्रेक डाउन होगा ज़्यादा, 50 से 60 दिन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 100 से 120 दिन में ब्रेक डाउन होना चाहिए था, वहाँ पे 50 to 60 डेज के बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आपके बॉडी में आयरन ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। आरबीसी ब्रेक डाउन होगा, आयरन का एक्यूमुलेशन होगा, सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयरन एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगा, पॉइजनिंग, ठीक है। और पॉइजनिंग का एंटीडोट है डीफेरोक्सामाइन, ठीक है। सो दिस इज एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग। और आयरन एक्यूमुलेशन जब भी होगा तब क्या होगा, आयरन पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को एक एक करके कि क्या है आयरन का स्पेशलिटी और आयरन में क्या है। अब हम लोग आयरन या किस किस टाइप में अवेलेबल है वो देख लेते हैं। सो अवेलेबल मार्केट में क्या अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। सो ये इंजेक्शन ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ओरल फॉर्म में जितने भी नेट फॉर्म में होंगे, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोनेट, सल्फोनेट, सल्फेट, फ्यूमरेट और ग्लूकोनेट, तो ये सब फॉर्म में जो भी रहेगा वो सब होगा ओरल, ठीक है। सो क्या रहेगा, एग्जाम में देखो ऐसा रहेगा, आयरन फ्यूमरेट, सेम आयरन सल्फोनेट, ठीक है, सल्फोनेट या सल्फेट एंड ग्लूकोनेट, ठीक है। सो आयरन फ्यूमरेट, आयरन सल्फोनेट या आयरन सल्फेट और आयरन ग्लूकोनेट ऐसा होगा। और इंजेक्शन फॉर्म में क्या होगा, आयरन डेक्स्ट्रॉन, ठीक है। फिर होगा ये आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होगा। सो जब भी इंजेक्शन फॉर्म में होगा सो ये मैक्सिमम मतलब एक ही डोज रहेगा इसमें, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू 150 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, ठीक है, सेम ईयर। सो जब भी इंजेक्शन फॉर्म में होगा तो 150 mg to 200 बीच में रहेगा वो, ठीक है। बट जब ये फ्यूमरेट फॉर्म या इस फॉर्म में होगा तब उसमें कैसा होगा कि आयरन फ्यूमरेट जब 325 mg देंगे तो उसमें से ओनली 65 mg विल बी योर एलिमेंटल आयरन, ओके। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो दिस विल बी 65 mg। दैट मीन्स अगर आपको 150 mg आपको देना है तो कितना होना चाहिए, कम से कम 3 टाइम देना है उसको, ठीक है, 3 टाइम्स देना पड़ेगा इसको ओरली। इसका क्वेश्चन आएगा आपको कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है सो आपको फेरस सल्फेट कितना मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन देना होगा। सो ये आपको पता होना चाहिए 150 to 180 mg, ओके। या फिर ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कि फेरस सल्फेट गिवन 325 mg बिड डेली, देन फेरस फ्यूमरेट गिवन वंस डेली, ये ऑप्शंस में दिया होगा। सो ये आपको ये तो 2 to 3 टाइम्स इन अ डे दे सकते हैं फ्यूमरेट को, ठीक है। ये आपको मैं एक पूरा टेबल बना के देता, आप उसको याद रखिएगा और उसी में से ही पढ़िए टेबल पढ़िएगा, तो आपका वो एग्जाम के लिए वो आप रेडी हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो अभी ये टेबल आपको देख लीजिए। और आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपका जब भी हम लोग कोई भी टैबलेट फॉर्म में देते हैं, ठीक है, तो मेन हम लोग को जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है एलिमेंटल आयरन, ठीक है। सो एलिमेंटल आयरन कितना ज़रूरत है हम लोगों को, एलिमेंटल आयरन 150 mg से 200 mg, ठीक है। सो इन केस ऑफ डेफिशिएंसी हम लोगों को 150 mg to 200 mg की ज़रूरत होती है, ओके। सो यहाँ पर आ जाते हैं। सो अगर फेरस सल्फेट का जो टैबलेट है अगर हम लोग लेते हैं 325 mg, वो आता ही है 325 mg का, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कितना mg यूज़ होता है सिर्फ 65 mg ही लगता है,
बॉडी में यूज़ होता है। अगर 65 mg अगर यूज़ हुआ, सो 150 पहुँचने के लिए कितना टाइम्स लेना पड़ेगा इसको? इट विल बी टेकिंग 3 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। सो 3 टाइम लेना पड़ेगा इसे, 3 टाइम्स, ओके। देखिए, अगर आपके ऑप्शन में 3 टाइम्स अगर नहीं दिया रहेगा, कभी कभी सिर्फ 2 टाइम्स ही दिया होता है, तो आपको 2 टाइम्स सिलेक्ट करना है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ओके। और अगर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स दोनों दिया है तो 3 टाइम्स आपको चूज करना है। सो 3 टाइम्स विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड 2 टाइम्स विल बी गिवन द सेकंड प्रायोरिटी, ओके। उसके बाद में फेरस फ्यूमेरेट 325 mg अगर देंगे हम लोग, तो कितना mg यूज होता है? 107 mg। दैट मीन्स ये 2 टाइम्स इज मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि 200 mg 214 mg होगा, 2 टाइम दे देंगे तो। वेयर हियर दिस इज 30 mg, सो 30 mg को कितना बार करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 5 टाइम्स देना होगा, ठीक है, 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आयन डेक्स्ट्रान या फिर आयन कॉम्प्लेक्स दिया होगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये इंजेक्शन फॉर्म है, ठीक है, आपको ये हमेशा पता होगा। और टैबलेट भी है ना, ऐसा नहीं फेरस सल्फेट में लिखा होगा, आयन सल्फेट लिखा होगा, ठीक है, आयन सल्फेट, आयन फ्यूमरेट एंड आयन ग्लूकोनेट। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आयन डेक्स्ट्रॉन और आयन ग्लूकोनेट में, या आयन डेक्स्ट्रॉन और आयन इसमें, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आयन डेक्स्ट्रॉन या फिर आयन कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसका मतलब ये इंजेक्शन फॉर्म में है, ओके। सो ये आयन डेक्स्ट्रॉन या आयन कॉम्प्लेक्स लिखा है और ये 150 mg लिखा है, दैट मीन्स ये हम लोग कितना टाइम चाहिए? ये हम लोग को चाहिए सिर्फ 1 टाइम, ठीक है, ओके, गॉट इट। अब आयन का साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट क्या है? ये करेगा ब्लैक स्टूल, ठीक है, ब्लैक स्टूल प्रोड्यूस करेगा ये। और सेकेंडली करेगा ये गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, ओके। तो जब भी आप ये लेंगे तो आप साथ में कोई H2 ब्लॉकर लीजिएगा, ओके। आपको समझ में आ गया? बहुत इजी चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक एक पार्ट बताया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको A to Z डिटेल बता दिया, इतना ही क्वेश्चंस पूछेंगे, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको कि आयन का एंटीडोट क्या है? सो डिफॉरक्सामाइन, ये हम लोग ने पढ़ लिया है। फिर फेरस सल्फेट कितने टाइम हम लोग को देना है, या तो अगर ऑप्शन में 2 टाइम दिया है तो 2 टाइम, अगर 3 टाइम दिया है तो 3 टाइम लिखा है, ठीक है। और आयन डेक्स्ट्रान हम लोग कितने बार दे सकते हैं, तो दैट इज ओनली 1 टाइम, ओके। एलिमेंटल आयन कितना रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में, तो 150 to 200 mg इज द रिक्वायरमेंट। अगर ऑप्शन में सिर्फ 150 दिया है, सो गो फॉर 150, ओके। साइड इफेक्ट्स ऑफ आयन इज ब्लैक स्टूल एंड गैस्ट्राइटिस, गॉट इट। एक और एक बार कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनीमिया, या फिर सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आयन। सो आयन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? आयन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? मतलब अगर आयन आप ले रहे हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेट किस केस में होगा? ये होगा अभी हम लोग ने जो पढ़ा था ना पीछे, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, क्यों एनीमिया हीमोलाइटिक में? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर आरबीसी हो रहे हैं। प्रीमेच्योर आरबीसी होगा तो क्या होगा, आरबीसी जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन जल्दी होगा अगर, तो आयन का डिपोजिशन होगा बॉडी में। अगर आयन का डिपोजिशन बॉडी में होगा तो वो पॉइजनिंग करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एनीमिया हमारा ख़त्म हो चुका है, और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबको अगर ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आप उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उस तक पहुँचाइए जिनको एग्ज़ाम देना है या जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गुड बाय।